हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। इस वीडियो में हम जीके के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो एमपी पुलिस परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रश्न व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वीडियो देखने के बाद आप स्वयं समझ जाओगे कि यह प्रश्न काम के हैं या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो लाइक करो या ना करो, चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न वीडियो के साथ साथ याद कर लेना। यदि वर्दी लेना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताएं जहां केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2018 में 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों में से एक को स्थापित करने की स्वीकृति दी है। तो मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं कि यह प्रश्न व्यापम में रिपीट होते हैं। यदि आपने जेल प्रेरित 2020 का पेपर दिया होगा तो आपको यह प्रश्न उस एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखाई दिया होगा। तो 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खुलेंगे जिसमें से एक मध्य प्रदेश में बनने वाला है। तो वो कहां बनेगा मध्य प्रदेश पे? तो मध्य प्रदेश में वह भोपाल में बनेगा। और आपको ध्यान रखना है कि डिजाइन संस्थान इस नाम से भी आ सकता है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, या तो NID नाम से भी आ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। तो आपको अच्छे से याद करना है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहां बनेगा? भोपाल में बनेगा। अभी याद करना है, भोपाल में बनेगा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी की आयु कितने वर्ष पूरी होने पर कुल राशि का भुगतान किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको गलत नहीं करना है। यदि आपके मन में 18 वर्ष आ रहा है तो यह गलत उत्तर है। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी को कितने वर्ष की आयु पूरी होने पर कुल राशि का भुगतान किया जाता है? तो यह 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को पूरी राशि दी जाती है। और यदि पूछा जाए लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई है, तो 2007 में तत्कालिक मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक कितनी बार जीता है? तो जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक कितनी बार जीता है, यह व्यापम में कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि जो ओलंपिक खेल होते हैं उसमें भारत ने हॉकी खेली और 8 बार स्वर्ण पदक जीतकर लाए। आपको ध्यान रखना है, 8 बार भारत ने स्वर्ण पदक हॉकी में जीता है। कहां पर? ओलंपिक में। नेक्स्ट प्रश्न है, 2022 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यापम के एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो 2022 में फुटबॉल विश्व कप होगा, तो कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट है, अभी याद करना है। 2022 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाले देश का नाम है कतर। इंपॉर्टेंट है, कतर 2022 के फुटबॉल विश्व कप को करवाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 में लिंग अनुपात के रुझानों के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले को नंबर 1 स्थान दिया गया है? तो जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कितनी भी बड़ी लाइन में पूछे आपको एक सारांश मिलना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। तो जो 2011 में जनगणना हुई थी सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था? तो बालाघाट का था। कितना था? 1021 बालाघाट जिले का लिंगानुपात था। अगला प्रश्न है, मटकी नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो मटकी नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मालवा क्षेत्र में मटकी प्रचलित है। तो आपको ध्यान रखना है, मटकी नामक लोक नृत्य कहां पर प्रचलित है? मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ पूछा है, मतलब देश की बात की जा रही है, यूपीएससी की बात की जा रही है। तो यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और यहां पर यदि राज्य के बारे में पूछा जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेंगे। आपको एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि राज्य के बारे में यदि पूछा जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग के
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेंगे। लेकिन राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को यदि अपना इस्तीफा देना है तो राष्ट्रपति के पास त्यागपत्र देंगे। आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको 2020 में जो जेल प्रहरी की एग्जाम हुई है उसमें यह प्रश्न देखने को जरूर मिला होगा। तो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में है। इसकी स्थापना 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा की गई थी। आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहां है? तो यह भोपाल में है। जनजातीय संग्रहालय कहां है? भोपाल में। 2013 में स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तब वे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसके प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन में 4 पुरस्कार दिए हुए, वो बताना है किसमें सबसे ज्यादा राशि मिलती है। तो महात्मा गांधी पुरस्कार में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं महात्मा गांधी पुरस्कार में। और महात्मा गांधी पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो 1995 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय मूल के त्रिनिदादियन लेखक कौन है? तो भारतीय मूल के त्रिनिदादियन लेखक निम्न में से कौन है? तो वीएस नायपाल। आपको ध्यान रखना है, वीएस नायपाल जो कि भारतीय मूल के त्रिनिदादियन लेखक थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय मूल के त्रिनिदादियन लेखक कौन है? वीएस नायपाल। और इनको 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार कह रहा हूं, इसको याद करना है। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह 1972 में की गई। 24 अक्टूबर 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। तो किसकी स्थापना की हम लोग बात कर रहे हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग 1972, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग 1972 में स्थापित किया गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो फिलहाल में मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। आपको ध्यान रखना है, इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 11 अंशकालिक सदस्य होते हैं। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग में कुल 13 लोग होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है जो कि राज्य का मुख्यमंत्री होता है, दूसरा उपाध्यक्ष होता है और 11 अंशकालिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रोबोट एसबी मेट, क्या नाम है? रोबोट एसबी मेट जो अटलांटिक पार करने वाला पहला रोबोट बन गया, किस देश की कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका नाम याद रखना है, रोबोट एसबी मेट। रोबोट एसबी मेट अटलांटिक सागर को पार करने वाला पहला रोबोट बन गया। तो किस देश की कंपनी ने बनाया था इसको? तो नॉर्वे की कंपनी ने इसको बनाया था। रोबोट एसबी मेट को नॉर्वे की कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो क्या पूछा है? भारत के संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की यहां पर बात कर रहे हैं। संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम था सर मॉरिस लिंडफोर्ड गायर। आपको अच्छे से याद करना है, सर मॉरिस लिंडफोर्ड गायर। यहां पर आपको सर हीरालाल जे कानिया में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर क्या पूछा है? भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस लिंडफोर्ड थे। यदि पूछा जाए भारत के संघीय न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तब यहां पर हीरालाल जे कानिया सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, वे इस रूप में संचित किए जाते हैं। तो भाई जो पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को तुरंत इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो किस रूप में रखते हैं उन लोग अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट को? तो वो रखते हैं
मांड, मांड को क्या बोलते हैं? स्टार्च। तो आपको अच्छे से याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं वो मांड या स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और प्रतिभूति कागज निर्मित करती है। होशंगाबाद में एक कंपनी है जो बैंक नोट के कागज और प्रतिभूति कागज का निर्माण करती है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रतिभूति कागज कारखाना, सिक्योरिटी पेपर मिल। यदि पेपर में पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में। यहाँ पर बैंक के जो नोट होते हैं उसका कागज बनता है और प्रतिभूति कागज यहाँ पर निर्मित होता है। कहाँ पर? सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और एल्काइड फैक्ट्री कहां पर है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और एल्काइड फैक्ट्री कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के नीमच में है। मध्य प्रदेश के नीमच में सरकारी अफीम और एल्काइड फैक्ट्री है। और यदि पूछा जाए नीमच के अलावा भारत में ये कहां पर है, तो यूपी के गाजीपुर में। कहां है? यूपी के गाजीपुर में। तो यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और अल्काइड फैक्ट्री कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के नीमच में। अब आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि नीमच मध्य प्रदेश के किस संभाग में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह नदी जो पूरब में बहते हुए मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आज भी व्यापम पूछ रहा है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग हो चुके हैं। तो आपको इसका सही उत्तर देना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वह नदी जो मध्य प्रदेश के पूरब में बहती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं आती है, ठीक है, और उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इस नदी का नाम है महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, मध्य प्रदेश में कहीं से कहीं तक ये नहीं आती है, और महानदी अपने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको दिल पे नहीं लेना है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आपको अच्छे से इसको देखना है, सीधा जो पूछा है उसका उत्तर दे दो, ठीक है, ज्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है। तो ऐसी नदी पूछा है जो मध्य प्रदेश के पूर्व से निकल रही है और उड़ीसा में भी जा रही है और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि ऐसी कौन सी नदी है, महानदी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर कैबिनेट समिति का सदस्य नहीं होता? तो भाई जब सुरक्षा पर कैबिनेट समिति बनती है तो उसमें से किसको सदस्य नहीं बनाते? तो उसमें से कानून और न्याय मंत्री को सदस्य नहीं बनाते। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है कि सुरक्षा पर जब कैबिनेट समिति बनती है तो उसमें किसको शामिल नहीं करते हैं? तो कानून और न्याय मंत्री को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। विदेश मामलों के मंत्री उसमें शामिल रहते हैं, क्योंकि विदेशों में जो चीजें चल रही है, सुरक्षा विदेशों में क्या चल रहा है, पड़ोसी देशों में क्या चल रहा है, तो विदेश मंत्री तो उसमें रहेंगे, वित्त मंत्री भी उसमें रहेंगे क्योंकि पैसे की जरूरत भी पड़ेगी, और रक्षा मंत्री, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, रक्षा कैबिनेट है, सुरक्षा कैबिनेट है, तो उसमें रक्षा मंत्री तो होंगे ही। तो कानून और न्याय मंत्री उसमें नहीं होते। पर आपको एक ध्यान रखना है कि भारत का यदि सबसे पुराना मंत्रालय पूछा जाए, भारत का सबसे पुराना मंत्रालय पूछा जाए तो वह होता है कानून मंत्रालय। 1833 में इसकी स्थापना हुई थी। तो कानून और न्याय मंत्री सुरक्षा कैबिनेट में नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नाम याद रखना, कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो कोनेरू हम्पी शतरंज से संबंधित है और यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, कोनेरू हम्पी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस थर्मल पावर प्रोजेक्ट का नाम बताइए जिसे 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा प्रोत्साहित किया गया। सीधी सी बात पूछ रहा है, खंडवा में कौन सा थर्मल पावर प्लांट है 2015 में जो बना है? तो इसका नाम है संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। आपको ध्यान रखना है, संत सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट कहां है? तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है,
उस एजेंसी का नाम बताइए जिसने फरवरी 2016 में भोपाल के पास ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म शुरू किया है। व्यापा में जो आपको पता है उसका इंग्लिश नाम दे देता है, ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसको याद रखना है कि ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म मतलब क्या, मतलब कि दाल अनुसंधान प्लेटफॉर्म। हमने पढ़ा था ये कहां पर है, वैश्विक दाल अनुसंधान प्लेटफॉर्म कहां पर है, तो ये सीहोर के अमलाहा में है। कहां है, सीहोर के अमलाहा में है ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म। वैश्विक दाल अनुसंधान केंद्र प्लेटफॉर्म कहां पर है, ये सीहोर के अमलाहा में है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इकार्डा के द्वारा शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना है ये कहां है, अमलाहा में है और इकार्डा के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका नाम याद रखना, ग्लोबल पल्सेस रिसर्च प्लेटफॉर्म। एमपी पुलिस परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, इसको गलत नहीं करके आना है। पहले पोर्शन में 40 में से आपके कम से कम 39 नंबर आने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार की निर्माया योजना के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुने। तो 4 कथन दिए, बताना है निर्माया योजना के लिए कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर डायरेक्ट देखेंगे, यह योजना विकलांगता के प्रकार से परे लाभार्थियों को समान कवरेज प्रदान करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो निर्माया योजना की यदि बात करें तो ये विकलांगता से संबंधित है। निर्माया योजना किससे संबंधित है, विकलांगता से संबंधित है। और आपको ध्यान रखना है इसमें विकलांगता का प्रकार नहीं देखते, यदि कोई पैर से विकलांग है, यदि कोई आंख से विकलांग है, जो कैसा भी विकलांग हो, कैसा भी हैंडीकैप हो, इस योजना में उसका विकलांगता का प्रकार नहीं देखा जाता है, सीधे सभी को इसमें लाभ दिया जाता है। कौन सी योजना, निर्माया योजना। तो आपको पेपर में ये पूछा जा सकता है, निर्माया योजना किसके लिए, तो विकलांग लोगों के लिए है और विकलांगता के प्रकार से परे है, मतलब विकलांगता का प्रकार इसमें नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केरोटिन किसमें पाया जाता है। तो भाई केरोटिन बहुत पुराना प्रश्न है, सभी को पता होगा, केरोटिन गाजर में मिलता है। किसमें मिलता है, केरोटिन गाजर में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कपड़ा परियोजना को 5% की दर से कितने वर्षों के लिए ब्याज सब्सिडी दी है। तो मध्य प्रदेश में जो कपड़े का निवेश है, कपड़े की फैक्ट्रियां यदि मध्य प्रदेश में लगाना है, सरकार चाह रही कि मध्य प्रदेश में कपड़े की फैक्ट्रियां लगना चाहिए, तो यहां पर निवेशक कब आएंगे, फैक्ट्री लगाने वाले कब आएंगे, जब उनको सुविधाएं मिलेगी। तो सरकार ने एक योजना बना दी कि 5% की दर से आपको सब्सिडी हम दे देंगे, ब्याज सब्सिडी हम दे देंगे, मतलब ब्याज जो भी है उसमें 5% की कमी कर देंगे। तो यह योजना कितने साल तक चलेगी, कितने साल तक उनको 5% की कमी दी जाएगी, तो यह 5 साल तक के लिए दी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि वस्त्र का जब भी निवेश मध्य प्रदेश में होगा तो सरकार ने एक योजना चलेगी, 5% तक की आपको सब्सिडी दी जाएगी। कितने साल तक, 5 साल तक दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं। यदि आप वीडियो को शुरू से देख रहे हो, वीडियो में बताए गए प्रश्नों को अच्छे से याद कर रहे हो, तो वीडियो अभी रोको और कमेंट में बता दो कि मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, व्यापम में यही प्रश्न रिपीट होते हैं, तो कमेंट में जल्दी से इसका उत्तर दो, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का एकमात्र संग्रहालय जो समकालीन लोक और जनजातीय कला को शहरी कला के साथ संयुक्त रूप में रखता है। तो समकालीन लोक कला, ठीक है, समकालीन लोक और जनजातीय कला को शहरी कला के साथ संयुक्त रूप से कौन रखता है, तो रूपांकर भारत का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जो समकालीन लोक और जनजातीय कला को शहरी कला के साथ संयुक्त रूप से रखता है। अब रूपांकर मतलब क्या, तो भारत भवन। रूपांकर मतलब क्या, भारत भवन। अब आपको अच्छे से याद करना है कि रूपांकर भारत का एकमात्र संग्रहालय है, रूपांकर भारत भवन को ही कहा जाता है। जो समकालीन लोक और जनजातीय कला को शहरी कला के साथ संयुक्त रूप से रखता है, उसका नाम क्या है, रूपांकर भारत भवन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश से निम्नलिखित में से किसे हाल में ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि 2017 में
शिक्षक पुरस्कार किसको दिया है? तो 17 वाला तो ठीक है, अब नहीं पूछेगा, ठीक है, ये 2019 की एग्जाम में रिपीट हुआ था, एक बार 18 में भी रिपीट हुआ था और 19 की एग्जाम में भी ये रिपीट हुआ है। तो मध्य प्रदेश में शिक्षक पुरस्कार 2017 किसको मिला था? तो डॉक्टर उषा खरे को मिला था, ठीक है। अब लेकिन 2020 में किसको मिला? ये तो आपकी एमपी पुलिस 2021 में पूछा जा सकता है ना, क्योंकि शिक्षक पुरस्कार के बारे में क्वेश्चन मध्य प्रदेश की एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे भी ये पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 2020 में किसको मिला है? संजय कुमार जैन। किसको मिला है? संजय कुमार जैन। 2020 में शिक्षक पुरस्कार संजय कुमार जैन जी को मिला है। किसको मिला है? संजय कुमार जैन जी को। और इनके साथ साथ मोहम्मद शाहिद अंसारी जी को भी मिला है। किसको मिला है? मोहम्मद शाहिद अंसारी जी, ठीक है। संजय कुमार जैन और मोहम्मद शाहिद अंसारी, यह मध्य प्रदेश के दो ऐसे टीचर है जिनको शिक्षक पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है, संजय कुमार जैन और मोहम्मद शाहिद अंसारी। नेक्स्ट प्रश्न है, पन्ना जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग डिवीजन में आता है? तो भाई पन्ना जिला यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश के किस संभाग में आता है, तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं आपने संभाग सभी याद कर लिए होंगे, कौन सा जिला कौन से संभाग में आता है ये आपको याद होना ही चाहिए। यदि ये नहीं याद है तो वीडियो अभी बंद करो और पहले वो याद करके आओ। सबसे बेसिक चीज है कौन सा जिला कौन से संभाग में आता है, आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के निवासी हो। इस परीक्षा में मध्य प्रदेश के निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो कौन सा जिला कौन से संभाग का है, ठीक है। आप डिसलाइक करो वीडियो को, कुछ भी करो, लेकिन आपको यदि नहीं याद है तो आप अभी वीडियो बंद करके उसको याद करो, उसके बाद वीडियो देखना, ठीक है। तो जिला पन्ना मध्य प्रदेश के किस संभाग में आता है? तो यह सागर संभाग में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सितंबर 2018 को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को 525 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण मंजूरी दी है? तो भाई 525 अमेरिकी डॉलर हमको किसने दे दिए मध्य प्रदेश वालों को? तो किसने दिए? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ब्रिक्स का नया विकास बैंक किसने दिया? ब्रिक्स का नया विकास बैंक है, नया बैंक है, इसलिए मध्य प्रदेश को ऋण दे रहा है। तो ब्रिक्स का नया विकास बैंक है जिसने सितंबर 2018 में मध्य प्रदेश सरकार को एक ऋण दिया। क्यों दिया? क्योंकि यहां पर बुनियादी ढांचे को आप अच्छा करो, उसकी परियोजना बनाओ। कितना पैसा दिया? 525 मिलियन। किसने दिया? ब्रिक्स का नया विकास बैंक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली में वित्तीय छूट देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताएं। तो भाई 2018 में पूछा गया है कौन सी योजना चालू की गई थी? तो 2018 में संबल योजना चालू की गई थी। इसमें 200 रुपए बिल आता था, आप सभी को याद होगा, ठीक है। और इसके बाद 2019 में 18 में जब कमलनाथ जी की सरकार आई, मुख्यमंत्री जब वो बने, अभी तो शिवराज सिंह जी की चौहान जी की सरकार है, जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी उन्होंने भी इंदिरा गृह ज्योति योजना लेके आए थे। आप सभी को इसको याद करना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बीच में जो सरकार आई थी वो कौन सी योजना लेके आई थी? इंदिरा गृह ज्योति योजना लेकर आई थी, जिसमें बिजली का बिल 100 यूनिट का 100 रुपए कर दिया था। और 2018 में मध्य प्रदेश कौन सी योजना लेके आई थी? तो बिजली के लिए संबल योजना लेके आई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शाही लीची जिसे हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भाई शाही लीची की यहां पर बात हो रही है, तो शाही लीची बिहार राज्य से संबंधित है। शाही लीची किससे संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है, इसको याद कर लो। शाही लीची किसकी? बिहार वालों की। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पठार गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी के विभाजन का निर्माण करता है? मतलब गंगा का पानी और नर्मदा का पानी मिलने नहीं दे रहा, कौन सा पठार है ऐसा? तो ऐसा पठार है हमारा मालवा का पठार। आपको ध्यान रखना है, गंगा और नर्मदा बेसिन के बीच पानी का विभाजन कर रहा है कौन? मालवा का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर है? तो देखो आप कितना भारी प्रश्न पूछा गया है, इसको याद करना है। दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर, ठीक है। भारत लेवल के एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आपको ध्यान रखना है। रेलवे में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, पर व्यापम ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये रिपीट होते हैं। व्यापम के अपने क्वेश्चन हर एग्जाम में ये रिपीट करते रहता है। तो दुनिया का ऐसा प्रथम मंदिर जो ग्रेनाइट से बना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाकई में। तो
ऐसा कौन सा मंदिर है? तो तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर है। अब इसका निर्माण किसने कराया था? तो एक चोल राजा था। कौन था? चोल राजा, जिसका नाम था राजराज प्रथम। कौन था? राजराज प्रथम। तो तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां है? ठीक है, कहां से इसका उद्गम होता है? तो ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, बिल्कुल सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। अब कहां से निकल रही है? तो बैतूल जिले से निकल रही है। और बैतूल जिले में भी कहां से निकल रही है? तो मुल्ताई से निकल रही है। कहां से निकल रही है? मुल्ताई से निकल रही है। अब ताप्ती के बारे में बात कर रहे हैं तो पश्चिम की ओर बहती है। दो ही तो ऐसी नदियां हैं मध्य प्रदेश में बड़ी कि जो पश्चिम की ओर बह रही है। भारत में ही है, भारत में नर्मदा और ताप्ती है जो पश्चिम की ओर बह रही है। और यदि एक और नदी की बात की जाए तो माही नदी भी है जो पश्चिम की ओर बह रही है। ठीक है, यदि बड़ी नदियों में बात करो, नर्मदा और ताप्ती दो नदी है जो पश्चिम की ओर बह रही है। तो ताप्ती नदी कहां से निकल रही है? सतपुड़ा श्रेणी से निकल रही है, बैतूल के मुल्ताई से निकल रही है। 724 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, मतलब 724 किलोमीटर लंबी है ताप्ती नदी। ठीक है, और जो ताप्ती नदी है ये कहां पर जाके खत्म हो जाती है? तो सूरत में जाती है। उसके बाद समुद्र लग जाता है तो सूरत में जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने का संस्थापक कौन था? तो इंदौर घराने के संस्थापक का नाम पूछ रहे यदि तो आपको ध्यान रखना है आमिर खान। ये अभी नए वाले आमिर खान नहीं है जो मूवीज में आते हैं, ये उस्ताद आमिर खान है। कौन है? उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने से संबंधित है। किसके? इंदौर घराने से संबंधित है। इंदौर घराने के संस्थापक ही थे ये उस्ताद आमिर खान। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो जनघनत्व मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं मध्य प्रदेश में? एवरेज निकाला जाए, औसत निकाला जाए तो 1 किलोमीटर में मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, भूतपूर्व विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। भूतपूर्व विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, इनका नाम याद रखना है, अवधेश प्रताप सिंह द्वारा लाए गए वह कौन से राजनेता है जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए? तो अवधेश प्रताप जी ऐसे नेता, कौन से नेता को लेके आए जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए? तो इनका नाम था गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण सिंह को अवधेश प्रताप सिंह लेके आए और गोविंद नारायण सिंह बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो आपको ध्यान रखना है कि अवधेश प्रताप सिंह कहां के मुख्यमंत्री थे? प्रथम तो यह विंध्य प्रदेश के थे। ठीक है, और ये किसको लेकर के आए? गोविंद नारायण सिंह जी को लेकर के आए और जो बाद में क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मालनपुर में लघु शस्त्र निर्माण इकाई किसके संयुक्त उद्यम से खोली गई थी? मतलब किसके सहयोग से हमने खोली थी? मालनपुर में लघु शस्त्र निर्माण इकाई किसके सहयोग से खोली थी? तो भाई मालनपुर में जो लघु शस्त्र निर्माण इकाई है हमने इजराइल के सहयोग से खोली थी। आपको ध्यान रखना है मालनपुर कहां आता है? यह भिंड में आता है। मालनपुर कहां आता है? भिंड में आता है। लघु शस्त्र निर्माण इकाई मालनपुर में किसके सहयोग से खोली गई थी? तो यह इजराइल के सहयोग से खोली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो यहां पर आपको 51वें जिले का नाम नहीं दिया है तो आपको 51वां जिला मालूम होना चाहिए। 51वां जिला है आगर मालवा, जो कि शाजापुर से अलग हुआ। और कब अलग हुआ है ये? तो 16 अगस्त 2013 को अलग हुआ है। कौन? आगर मालवा। किससे अलग हुआ है? शाजापुर से अलग हुआ है। और इसका संभाग कौन सा लगेगा? तो इसका संभाग लगेगा उज्जैन संभाग। यदि बात करें 52वां जिला, तो 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी है। और यह किससे अलग हुआ है? तो यह टीकमगढ़ से अलग हुआ है। और इसका जो संभाग लगेगा निवाड़ी का, वो कौन सा लगेगा? सागर संभाग। तो यहां पर 51वां जिला पूछा है तो आपको मालूम होना चाहिए 51वां जिला हमारा कौन सा है? आगर मालवा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश में पिथौरा पेंटिंग के पारंपरिक अभ्यास से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आया है तो इसको याद करना है। ठीक है, तो पिथौरा पेंटिंग से कौन सा स्थान संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, याद करना है। आधार कांच। कौन सा है? आधार कांच। पिथौरा पेंटिंग देखा मध्य प्रदेश में
कि पहले सबसे पहले क्या देखना है, आधार कांच कहां लिखा हुआ है। पिथौरा पेंटिंग आधार कांच मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान पिथौरा पेंटिंग के लिए प्रचलित है या जुड़ा हुआ है इससे, तो आधार कांच। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लोगों को शामिल कर इन सीटू संरक्षण व एक सीटू प्रसारण की सुविधा द्वारा वन क्षेत्रों को औषधीय पौधों से समृद्ध करने की एक पहल। तो ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्या बोला है आपको सिंपल से याद करना है, वन क्षेत्रों में औषधीय पौधे लगाए गए, सीधी सी बात है, क्या लगाए गए, वन क्षेत्रों में औषधीय पौधे लगाए गए, और इसमें किसको, मध्य प्रदेश के लोगों को शामिल करेंगे। और कैसे शामिल करेंगे, एक योजना के नाम से, सीधे सीधे शामिल नहीं कर रहे, एक योजना के नाम से शामिल कर रहे। इन सीटू संरक्षण व एक सीटू प्रसारण, इसके द्वारा मध्य प्रदेश के लोगों को शामिल करके जंगलों में, वनों में क्या करेंगे, औषधीय पौधों को लगाएंगे, समृद्धि उनकी करेंगे। ठीक है, तो ये कौन करेगा, तो ये जन संरक्षित क्षेत्र पीपीए। ठीक है, आपको ध्यान रखना, जन संरक्षित क्षेत्र पीपीए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए नहीं है, व्यापम द्वारा पूछा गया है, फिर से रिपीट होने की संभावना है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विदेशी यहां घूमने आएगा तो भैया उसके लिए भी कानून वही रहेगा जो हमारे लिए है, ऐसा तो है नहीं कि उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे फुकट में। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 उसके लिए भी रहेगा, हमारे लिए भी रहेगा। अनुच्छेद 20, ठीक है, अनुच्छेद 20 मतलब उसकी गिरफ्तारी करेंगे तो उसको भी वही सुविधाएं मिलेगी जो हमको मिल रही है। ठीक है, उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको बताएगी भैया तेरे को गिरफ्तार क्यों करा है। ठीक है, उसको उसके पसंद के वकील से मिलने का समय दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा मतलब भारत के लोगों के लिए हो रहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में भी उसके लिए भी रहेगा और हमारे लिए भी रहेगा। अब अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और देह स्वतंत्रता। ठीक है, तो भैया उसको भी घूमने की आजादी है, उसको भी जीने का अधिकार है, भारत में घूमने आया तो ऐसा थोड़ी के पकड़ के मारेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 भी उसके लिए है, अनुच्छेद 20 भी उसके लिए है और अनुच्छेद 21 भी उसके लिए। अनुच्छेद 19 उसके लिए नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 19 ए बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 19 के अंदर ही आता है भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। तो भाई तू घूमने आया, भारत में बसने के लिए थोड़ी आया है, तो विदेशियों को भारत में अनुच्छेद 19 की जो मौलिक अधिकार है वो उनके लिए उपलब्ध नहीं है, नहीं तो उनको ये उपलब्ध करवा दिया तो भारत में बस नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ में आया, अनुच्छेद 19 विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी, अभी 2019 में काफी चर्चा में आया था एनआरसी और सीए। तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पहली बार कब तैयार किया गया, तो अभी 2019 वाला सब लगा देंगे। तो एनआरसी पहली बार कब तैयार किया गया था, तो यह 1951 में तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभी अभी का मुद्दा है और एग्जाम में पूछा ऐसे ही जाता है, जो नया होता है वही एग्जाम में आता है, तो करंट से रिलेटेड है, पर करंट का भी कौन सा क्वेश्चन है, पुराने जमाने में लेके गए। तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी पहली बार कब तैयार किया गया, तो 1951 में तैयार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे। बड़ा पुराना क्वेश्चन है, सबको पता होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन थे, तो इनका नाम था चार्ल्स कोरिया। कौन था, चार्ल्स कोरिया। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन थे, चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा था। इंपॉर्टेंट है, याद करना है। चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा था, तो गांधी सागर बांध, जो कि कहां है, मंदसौर में। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध था। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक शिकायत के प्रभावी निराकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पहल कौन सी है। मतलब लोग शिकायत कर रहे तो उसका निराकरण होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी कौन सी योजना, कौन सी पहल चालू कर दी, तो इसके लिए समाधान ऑनलाइन नामक पहल चालू करिए मध्य प्रदेश सरकार ने, लोक शिकायत के प्रभावी निराकरण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, आईयूसीएन लाल सूची में घड़ियाल को किस रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो जो घड़ियाल आता है, आपने देखा होगा, घड़ियाल नहीं देखा है तो मगरमच्छ जैसा आता है,
पर इसका जो जबड़ा होता है लंबा होता है, ठीक है। तो घड़ियाल को लाल सूची में डाल दिया। अब मैं आपको बता दूं लाल सूची क्या होती है। रेड डेटा बुक होती है जिसमें जो विलुप्त होने वाले रहते हैं, जो संकट में आ जाते हैं, जो जीव जंतु और पेड़ पौधे, उनको नाम उसके अंदर लिख देते हैं। तो घड़ियाल का नाम भी उसके अंदर लिख दिया। तो अब आपको ऑप्शन से समझ में आ गया होगा, विलोपनमुखी, ठीक है, विलोप होने वाले या संकट प्रजातियों को उसके अंदर डाल दिया है। तो घड़ियाल विलुप्त भी होने वाले हैं और संकट में तभी तो विलुप्त हो गए हो, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम को किस वर्ष मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया? तो आपको सीधा सा याद रखना है, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम कब आया? मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम कब आया? तो यह आया 1973 में। अच्छे से याद करना है, सन वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1973 में आया। कब आया? 1973 में आया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट IIT को विनियमित करता है? फिर से सुनना, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को विनियमित करता है? तो इसका नाम है सेबी। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। आगे भी इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो यदि अच्छा लगा कि वीडियो देखने से आपको कुछ फायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।